कंक्लूजन। कंक्लूजन में 2 पॉइंट है, फटाक से पहला पॉइंट लिखो, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, the efficiency of heat engine depends on the temperature of source and sink. Temperature of source and sink, and not on the nature of working substance. Not on the nature of working substance. मतलब वर्किंग सब्सटेंस कैसे काम करता है वो काम नहीं, नेचर पे डिपेंड करता है। आप देखो फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी के फॉर्मूले क्या आए थे बताओ, 1 माइनस Q2 बाई Q1 या 1 माइनस T2 बाई T1। तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी क्या बात पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर पे तो कर रही है। ये देखो क्या है, किसका किसका, सोर्स का, सिंक का, किस पर डिपेंड नहीं कर रही, कोई सा भी सब्सटेंस यूज कर लो। ये इंजन की एफिशिएंसी है, ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाते हैं, ये थ्योरेटिकल बेसिक बताया जा रहा है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये कैसा है, थ्योरेटिकल है। समझ में आ रहा है थ्योरेटिकल क्यों है ये, क्योंकि सच में तो डिपेंड करता है। डीजल इंजन की एफिशिएंसी अलग है, पेट्रोल इंजन की अलग है, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंडेंसी है। ये थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन बेसिक, यहां पर प्रैक्टिकल का कोई काम नहीं है। समझ में आया, प्रैक्टिकल इंजन कहां पढ़ाए जाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वहां पर तो बताओ, अच्छा बताओ, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन की एफिशिएंसी अलग नहीं होती क्या, सीएनजी की अलग नहीं होती क्या, होती है ना। तो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंडेंसी है कि नहीं है, है। ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरेटिकल है इसलिए लिखवाया हुआ है। सेकेंड पॉइंट लिखो, ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन, ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन working between same temperature are equally efficient, and no heat engine can be more efficient than Carnot heat engine. More efficient than Carnot heat engine. क्वेश्चन लिखो, if a Carnot heat engine is working, फर्स्ट पॉइंट लिखो, 800 केल्विन एंड 400 केल्विन, 800 केल्विन एंड 400 केल्विन। और सेकेंड पॉइंट लिखिए, 400 केल्विन एंड कैपिटल टी केल्विन। अगली लाइन में लिखो, इन बोथ केसेस द एफिशिएंसी इज सेम, then find out the temperature capital T. Find out the temperature capital T. सवाल करते हैं, बहुत बेसिक सवाल है, कोई वैसा नहीं है, पर आपको बस इसका एक सवाल करवाना था, एक दो इसलिए बता देता हूं। बच्चों पहला सेट ऑफ टेम्परेचर कितना है बताना, 800 और 400। बच्चों मैं एक छोटी सी चीज पूछूं, किसको T1 लिखूं किसको T2 लिखूं। T1 होगा 800, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो पहला वाला अपन लेंगे क्या, T1, दूसरा वाला लेंगे T2। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या दिख रहा है मेरे को, तो 1 माइनस T2 कितना है, 400, और ये कितना है, 800। कितना कटा, 1/2, एक में से 1/2 घटाओ, क्या एफिशिएंसी आएगी, केस 2 लेते हैं। बच्चों केस 2 में टेम्परेचर कितना दे रखा है, और दूसरा टेम्परेचर अपन को निकालना है ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T।
अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे अब नहीं पता ना कि T1 कौन सा है और T2 कौन सा है। भाई वो तो दो गिवन थे, तो एक ज्यादा और एक कम, तो अपन ने दिमाग लगा लिया। अब क्या करोगे भाई, ये दो गिवन थे, तो एक ज्यादा वाला T1 था, कम वाला T2 था। अब तो दूसरा वाला पता ही नहीं है, पर ये तो पता है कि इसकी एफिशिएंसी कम है, 1/2 है, ये तो पता है 1/2 एफिशिएंसी है। तो अपन ऐसे ही काम करते हैं, 1 माइनस T2/T1, यही तो फॉर्मूला है। एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 1/2 T2/T1। अब आप T2 को क्या रखना चाहोगे, अब आप खुद सोचो, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1/2 है। तो वो कब हो सकती है, जब हीट कहां से कहां फ्लो हो रही हो, ज्यादा से कम की तरफ। भाई एफिशिएंसी कितनी है उस हीट इंजन की, आधी है ना। तो हीट क्या कर रही होगी, लॉस्ट हो रही होगी। तो अपन क्या कर रहे हैं इसमें, इस T1 की जगह को क्या लिखते हैं अपन, T2, सॉरी T लिखते हैं यहाँ पर। तो T2 की जगह क्या लिखना है अपन को, तो अपन ने लिखा इसको T/400। सही लिखा गया, ये पूरी टर्म इस साइड, ये पूरी टर्म इस साइड। T/400 इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाली टर्म इधर चली गई, कितना बचेगा, 1/2। सही है। कितना टेम्परेचर आया, 200। दिमाग लगा के कंपेयर करना मत करो इस सवाल को, ऑप्शन देखकर कर सकते थे कि सर इसमें T2 और T1 का रेशियो आया आधा, इसलिए एफिशिएंसी आधी थी। ये कह रहा है इसमें भी एफिशिएंसी आधी है, तो इसमें भी रेशियो आधा हो जाना चाहिए था। तो इधर 4 था तो क्या होना चाहिए था, उसी चीज को ही किया है, पर थोड़ा स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं थी। आप ये सोचो कि 800 और 400 का रिलेशन था और एफिशिएंसी आधी थी, यहां पर भी रिलेशनशिप आधा ही है, तो एक 400 तो दूसरा कितना होगा, 200 ही तो होगा ना यार। फिर भी अगर मैथमेटिकली उतना नहीं चल पाए दिमाग, पेपर टाइम में फेल हो जाते हैं, तो लिख कर सकते हो, कर लो इसको। ये इस साल का ही पेपर में आया था, IAT में, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 में ही पेपर हुआ था इसका, 27 जून को, उसी में आया हुआ है। एक और क्वेश्चन लिखिए, द हीट इज सप्लाइड, द हीट इज सप्लाइड टू Carnot engine by the source at temperature 527 527 डिग्री सेल्सियस is 2000 किलो कैलोरी। Comma, the temperature of the sink is 127 degree Celsius, 127 degree Celsius. Then find out the work done by Carnot heat engine in one complete cycle. क्वेश्चन बताऊं या पढ़ोगे, एक बार आप अपने आप पढ़ो।
कर लिया सवाल। कार्नोट हीट इंजन है, सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है, सोर्स कितनी हीट सप्लाई कर रहा है, हाँ 2000 किलो जूल किलो कैलोरी। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, निकाल सकते हैं क्या? करो कोशिश, 1 मिनट आपको दे रहे हैं। सवाल 1 मिनट का ही है, होना 1 मिनट के अंदर ही चाहिए मतलब। आया भाई किसी का कुछ नहीं आ रहा? 1000 जूल तो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टाइम में निकाली एनर्जी। भैया मैं आपको एक बात बता देता हूं, वर्क डन कभी भी कैलोरी में नहीं आता। एक कॉमन सेंस है, कैलोरी में आती है एनर्जी। आपसे क्या पूछा गया था? इधर देखो, ध्यान से सुनना, कायदे समझना एक बार में। ये बताइए टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या है, कितना है? 527 27 ही है ना, डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। कैसे बदले इसको केल्विन में? 0.15 नहीं कर रहा हूं तो वो बहुत छोटा वैल्यू चेंज हो जाएगा। कितना हो गया ये? 800 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना है? 127 डिग्री सेल्सियस। 273 कितना हो जाएगा ये? 400। मैं देख पाऊंगा कि इसकी एफिशिएंसी भी 1/2 ही आ रही है, देख सकते हैं ना अपन इधर। 1 माइनस 400/800, ये T2 है, 81 है, तो कितना हो गया ये? 1/2। आपको कल पढ़ाया गया है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, हीट या एनर्जी। आराम से। हाँ भाई, वर्क डन अपॉन हीट एनर्जी, हीट गई इधर तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बताइए? ईटा कितना है? हीट कितनी लिखवाई है आपको? 2000 किलो कैलोरी। 2000 किलो, 2000 है कि 2 है? किलो का मतलब, और कैलोरी को जूल में बदलने के लिए
सही है। 1 2 3 4 5 6 4.2 इंटू 10⁶ जूल वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? कर लो इसको। हो गया? एक क्वेश्चन और लिखो। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, the efficiency of Carnot heat engine is 40%, comma, if the temperature of the source is 193.6 degrees Celsius, then find out the temperature of the sink. क्या वो टेम्परेचर 193.6 डिग्री, 19 डिग्री में 196.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, और ब्रैकेट में लिखना इन डिग्री सेल्सियस, मतलब इस क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस में ही आपको आंसर बताना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? क्या करोगे बताओ? एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? व्हाट डू यू मीन बाय परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यानी कि क्या 0.4 कह लो आप इसको, या कैसे ऐसे ही रहना दो, कोई दिक्कत नहीं बोलेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताइए साहब। सही है, इसको इस साइड लेकर आइए, क्या है, प्लस हो जाएगा, 1 यही की यही, ईटा इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। T2 की वैल्यू निकालिए, T2 सिंक का टेम्परेचर होता है। क्या भाई साहब, किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो आप? हाँ, ये T1 इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस ईटा का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? T1 से। 1 की जगह 1, ईटा की जगह क्या आएगा? 40/100 मल्टीप्लाई बाई 193.6 डिग्री सेल्सियस। 100 माइनस 40, 60/100 का मल्टीप्लाई 193.6 के साथ करोगे, लगभग 116 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। यह सिंक का टेम्परेचर हो जाएगा। लिखें, ठीक है भाई। तो ये कुछ सवाल थे जो इस चैप्टर में से पिछले 1-2 सालों में आए हुए हैं कहीं ना कहीं। अब इस यूनिट का लास्ट चैप्टर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, इस यूनिट को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, जिसके अंदर चैप्टर 3 आते हैं। एक हो गया आपका थर्मल एक्सपेंशन वाला चैप्टर, एक हो गया थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर, और एक लास्ट आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, KTG। क्या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में बताया जाता है कि कैसे आपको हीट देने पर आइडियल गैसेस का एक्सपेंशन होगा। पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल क्यों है? क्योंकि आइडियल गैस रियलिटी में नहीं होती। तो अगर कोई गैस आइडियल होगी तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, टेम्परेचर देने पर क्या करेगा, कौन कौन से लॉ हैं, वो सब पढ़ाया जाएगा। 15-20 फॉर्मूले हैं, उनका आपस में इंटरकनेक्शन है। 15-20 नहीं, मतलब 12-15 फॉर्मूले हैं, आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, कैसे वो आइडियल गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस का है, इन्हीं चैप्टर से लगभग इर्द गिर्द का मामला है। तो आप लोग हेडिंग लिखना एक पेज छोड़ के, चैप्टर नंबर 13, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
अरे आप में से कुछ बच्चे कल वर्कशॉप में दे गया? कौन कौन था? हाँ, क्या रहा? समझ में आया? रॉकेट साइंस तो नहीं थी, समझा जा सकता है। बढ़िया। आज और कल और होगी है तो थ्योरी है। बढ़िया भाई। अखबार पढ़ा था? आया था अखबार में? फोटो आया था? तुम्हारा तुम जल्दी चले गए थे यार, वो शाम को 6 बजे आए थे, वो 9th के थे, 12th के थे और फाउंडेशन बैच के थे। तुम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे ना, इसलिए तुम्हारा नाम पता नहीं आ पाया उस। खैर अभी जब सर्टिफिकेशन होगा तो तुम्हारे नाम आएंगे, जितने भी बच्चे सर्टिफिकेशन पे आएंगे उन सबके नाम आते हैं, क्योंकि इस शहर से तो छोड़ो, आसपास किसी कॉलेज से भी, इवन जयपुर तक के भी कॉलेज से एक सिंगल बच्चा भी आईआईटी कानपुर के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। धौलपुर शहर तो बहुत पीछे है। आपके बड़े बड़े, आपके आगरा से, ग्वालियर से, जयपुर, अजमेर के कॉलेजेस से आईआईटी कानपुर के इस इवेंट में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, क्योंकि आपको अभी इसमें इवेंट सिखाया जाएगा। जब आप लोग सैटरडे संडे में वर्कशॉप करोगे या संडे मंडे में जब भी करोगे वर्कशॉप, तो आपको लास्ट में इवेंट करवाया जाएगा। इवेंट मतलब सच के प्रैक्टिकल इवेंट, ब्लॉक रखकर और उसका यूज जैसे कि वहां होता है, जो इवेंट वहां पे लड़ाई करोगे जिसकी, उसका एक इवेंट यहाँ छोटे फॉर्म में हम करवाएंगे। तो वो आसान नहीं होता, उसके लिए आपको नॉलेज, ग्रिपर वगैरह, प्रॉपर आर्म कितना रोटेट, क्या एंगल, सब सिखाया जाएगा उसके लिए। और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है भाई। उस टाइम पे आप उससे ज्यादा प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर पाओगे। कम से कम एक रोबोट तो बनाना सीखोगे, काम तो लेना सीखोगे, चीजें तो समझ में आएंगी यार। कल को आईआईटी कैंपस जाओगे तो वहां और 4 बच्चों से कॉम्पीट करोगे। बातें करने से तो ज्यादा ही बेटर है काम करना, बातें करने से क्या होगा। ठीक है, बढ़िया इवेंट है, करते हैं, देखते हैं कौन जाता है। चलिए लिखिए हेडिंग गैसेस। और भाई बाकी बच्चे भी यार, आप लोग भी इंटरेस्ट लिया करो, क्योंकि बहुत रेयर है, कोई कोई सिखाता नहीं है, कोई नहीं सिखाता यार। किसी को क्या पड़ी है, किसी को कुछ नहीं पड़ा। आप लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का अगर मौका मिल रहा है तो अपनी रुझान दिखाया करिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ सीख नहीं पाओगे। कल को कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में 4 चीजें एक्स्ट्रा होंगी, तो आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो वो एक्स्ट्रा चीज सीखोगे कहां से? अच्छा एक बात बताओ, अगर आप के सामने एक बॉक्स रखा है, उसमें 3 पेंसिल हैं, एक उल्टी रखी हुई है, एक कम छिली रखी हुई है, एक बिना छिली रखी हुई है ना? और मैं आपसे कहूंगा फटाफट एक पेंसिल निकालो, कुछ लिखो, सबसे पहले किसको निकालोगे आप? तो थोड़ी छिली हुई है। अगर उसके बगल में मैं एक ज्यादा छिली हुई पेंसिल रख दूं उसी डब्बे में, चौथी पेंसिल, और फिर आपसे कहूंगा फटाफट उठाओ लिखो, चारों पेंसिल है, चारों एक ही कंपनी की, चारों की हाइट बराबर है, प्रॉपर्टी सेम है, एक जैसे हैं, और आप किसको उठाओगे? ज्यादा छिली हुई। इसका मतलब जिसकी स्किल ज्यादा अच्छी है उस समय उसका यूज होता है, भले ही आप कुछ बने रहे हो जिंदगी में, है ना? पेंसिल दूसरी में कोई खराबी थी क्या? वो छिल नहीं सकती थी क्या? और कौन छीले, कौन उसको शार्प करे, कौन उसमें वो स्किल डाले? आप ही की पेंसिल है, आप ही ने उल्टी रखी होगी, फिर भी आप ही इंटरेस्टेड नहीं हो उसको समय आने पर छील के। हाँ कोई ऑप्शन नहीं है तब के लिए वो बेटर ऑप्शन है, पर अगर आपके साथ के 3 ऑप्शन खड़े हैं तो आपकी गिनती भी नहीं आएगी। यही आजकल रियलिस्टिक है। स्किल होगी तो काम में लिया जाएगा, नहीं स्किल होगी, क्योंकि ऐसे लोग उपलब्ध हैं जिनकी स्किल आपसे ज्यादा है। नहीं होते तो बात अलग थी। तो आप लोगों की ये स्किल है यार, कौन सिखा रहा है 11th 12th में रोबोटिक्स यार? आप पे ऑप्शन था, आप पे अपॉर्चुनिटी थी, आप सीख सकते थे 4-5 दिन। इस समय से ज्यादा बेटर कर क्या रहे हो? इसलिए तो छुट्टियों में रखा गया है, छुट्टी चल रही है, आराम से सीख सकते थे। पर आप लोगों ने कंफर्ट, जो कंफर्ट भी नहीं, वो भी कंफर्ट दो ना यार। ये तो आप किसी कॉलेज में जाओगे, वहां कम से कम हर हर साल, 4 साल का कॉलेज है, हर साल 15-20 इवेंट होते हैं। आप इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आप बाकियों से ज्यादा आगे कैसे जाओगे भाई? और आगे जाओगे नहीं तो वहां बैठे रहकर सीखता है क्या कोई? घर से बाहर निकले बिना कोई सीखा है क्या आज तक? कोई नहीं सीखा यार, दिमागों में जंग लग जाएगी। 9th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसी इवेंट में, आप लोग 11th 12th के बच्चे पार्टिसिपेट, 11th के बच्चे आप तो नहीं करते, तो आप लोग बाकियों से पीछे अपने आप ही खुद को ही कर रहे हो यार पकड़ के। ऐसे नहीं होता है। और ये कोई मेडिकल बायो मैथ का इसमें था ही नहीं। 9th के बच्चों के लिए कौन सा बायो मैथ है? वो कर नहीं रहे क्या? तो ऐसा नहीं होता यार। 10th के बच्चों का बोर्ड है, वो लगे पड़े, 12th के बच्चों का बोर्ड है, वो कर रहे हैं पार्टिसिपेट। आप लोगों को तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी। कल को आप इमेजिन करो यार, आप टीम वर्क सीखोगे, चीजें करना सीखोगे। और ऐसी बहुत, अभी जैसे कि आप में से मैं मैथ वाले बच्चों से पूछोगे क्या एम है, तो आप कहोगे डिफेंस में जाना या मेडिकल इंजीनियरिंग में जाना है ना? ये इंजीनियरिंग में आप
अपने आप को खुद पीछे करे बैठे हो, आपने अपने खुद के गियर नहीं बदले हुए हैं, तो धीरे धीरे आप क्या बाकी भीड़ से अपने आप पीछे जाते हो। फिर अभी शुरुआत में तो ख्वाब होता है कि यार हमें आईआईटी मिल जाए, फिर कहते हैं यार एनआईटी, ट्रिपल आईटी, फिर रियलिटी चेक होता है कि यार कोई सा भी कॉलेज मिल जाए। अंत आपका क्या होगा कि अगर हमें जयपुर का, ग्वालियर का, आगरे का कोई सा भी कॉलेज मिल जाए जो हमारा रिश्तेदार जानता हो, उसमें हमारा एडमिशन करवा दे। आप अपने घर कितने कितने हिंदुस्तान में आप गूगल कर लेना, मेरे ख्याल से 9,700 कॉलेज है इंजीनियरिंग के, 9,700, लगभग 10,000 मान लेना आप। 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज है, रियलिटी चेक करना भाई, 10,000 इंजीनियरिंग कॉलेज में 9 ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, आईटी और सिविल। इनके अलावा 3 और ब्रांच होती हैं, केमिकल, ऑटोमोबाइल और एरोनॉटिक्स। इनके अलावा और बहुत सारे वो स्पेशलाइजेशन होते हैं। कितनी ब्रांच है? 9। हर ब्रांच में 120 सीट होती है। पढ़े लिखे हो, मल्टीप्लाई कर लेना, एक साल में इतने बच्चे निकलना है, एक साल में इतने बच्चे बाहर निकलने इंजीनियरिंग करके। संख्या लाखों में नहीं करोड़ों में है। आप जिस दिन एंट्री मारोगे कॉलेज में, उस साल एक फाइनल ईयर का बैच, आप सेकंड ईयर में आओगे उस साल एक फाइनल ईयर का बैच, आप थर्ड ईयर में आओगे तब एक फाइनल ईयर का बैच, और जब आप खुद फाइनल ईयर में होगे तब एक बैच। यानी कि जब आप जाओगे और जब आप आओगे, जब तक इतनी संख्या और आ चुकी होगी। और आप ये कहोगे यार मैंने वही पढ़ा है जो इन सब बच्चों ने पढ़ा है, तो आपको कोई क्यों लेगा? जस्ट इमेजिन, आपने वही यूनिवर्सिटी का कोर्स किया है जो इन बच्चों ने किया है, तो आपको कोई क्यों अपनी कंपनी में लेगा? भाई आप भी तो इसी भीड़ का हिस्सा हो। आपने कुछ, वो पूछते हैं स्किल क्या पढ़ी, क्या सीखी, कि सर कुछ खास नहीं, जो पढ़ा कॉलेज में पढ़ाया मैंने पढ़ लिया। कि भाई साहब वो तो इन सबने भी पढ़ा है, तो आपने क्या सीखा? रियलिटी चेक बता रहा हूं, कोई काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं। तो बहुत लाशें घूम रही हैं जिनका ख्वाब था मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस कर लूं, और कर भी ली, अब कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि जॉब नहीं है। जॉब क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ सीखा नहीं, स्किल नहीं सीखी। स्किल कौन सिखाता है? कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी का तो सेम सिलेबस है, जैसे आपके बोर्ड का सेम सिलेबस है, पर मैंने अलग चीज करवानी करी कि नहीं आपको? ऐसे ही आपको जब कॉलेज में पहुंचोगे तो यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट होगा कि ये सिलेबस है, उस सिलेबस से नौकरी मिलेगी कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। उसके लिए आपको अपनी स्किल दूर से सीखनी पड़ेगी, रिएक्ट सीखने पड़ेंगे, मर्व सीखने पड़ेंगे, आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जानने और सीखने पड़ेंगे, तब जाकर आप उस कॉलेज में सरवाइव करोगे और आपको कोई कंपनी लेके जाएगी कि हाँ तूने कुछ एक्स्ट्रा सीखा है जो इस भीड़ ने नहीं सीखा था। वो एक्स्ट्रा सीखोगे कैसे? कॉलेज तो चलता है रोज 10 से 5, सीखना कहां जाओगे, कैसे सीखोगे? आज तो चलो मैंने आपकी कन्वीनियंस ही शो कर दी कि चलो आपकी छुट्टियां हैं, आपको घर पे मैंने ऑनलाइन क्लास भी तो ऑनलाइन करवा दी आपकी, 2 दिन की जो थ्योरी है मैंने घर पे पढ़ लेना, कोई नहीं, सिर्फ सैटरडे संडे आ जाना, उसमें आपकी वर्कशॉप हो जाएगी। और क्या कन्वीनियंस दी चाहिए? कुछ नहीं। और सोचो कॉलेज में आपको जब कोई कहेगा कि भाई स्किल सीख लेना, तो क्या कैसे सीखे भाई? कॉलेज तो सुबह से लेकर शाम तक है, टाइम ही नहीं है, कैसे जाएंगे? और कॉलेज तो दूर दराज होते हैं, और सीखने कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में, तो उसका टाइमिंग अलग, तुम्हारा टाइमिंग अलग, फिर सीख ही नहीं पाओगे। तो क्या कहोगे फिर जब कंपनी रिक्रूटमेंट के लिए आती है? तो भाई मैं तो इसलिए जानता हूँ क्योंकि 4 स्टेट का मैं काउंसलर हूं इंजीनियरिंग का, 4 स्टेट का, पंजाब पीटीयू का, एकेटीयू यूपी, आपका दिल्ली डीटीयू, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजस्थान आरटीयू, 4 स्टेट का इंजीनियरिंग का काउंसलर हूं। जब काउंसलिंग होती है तो मैं बच्चों के काउंसलिंग करता हूं कि बच्चिया इस रैंक पर, इस ब्रांच में ये लास्ट डेट है, ये लास्ट कट ऑफ जा रही है, आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको इस कॉलेज में ये ब्रांच मिल जाएगी बेस्ट। तो 4 स्टेट का काउंसलर तो मैं खुद हूं, इसलिए मैं ये चीजें जानता हूं कि रियलिटी चेक कहां पर गड़बड़ है। ऐसे दुएबाजी करने से कुछ नहीं हो जाता कि कोई किसी मेरे बारे में बुराई कर रहा है, अच्छा कर रहा है। जो रियलिटी चेक है उस पे आओ कि क्या कहानी है। कहानी ये है कि नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा सीखा नहीं। और सीखा क्यों नहीं? क्योंकि समय नहीं मिला या पता नहीं था। जब पता पड़ता है तब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। इसलिए तो लाशें घूम रही है जिनका ख्वाब था कि बीटेक कंप्यूटर साइंस कर ले, कहीं से कर ली, अब पता नहीं क्यों, क्योंकि स्किल डेवलप नहीं हुई। और वो होनी क्यों चाहिए थी वो मैं आपको आज बता रहा हूं क्लास 11th में, क्योंकि आप अकेले नहीं निकलोगे भाई, आपके साथ इतनी भीड़ निकलेगी और इन सबने वही सिलेबस पढ़ रखा होगा जो आपने पढ़ रखा है। परसेंटेज मायने नहीं रखती। आईआईटी में क्या परसेंटेज वालों को ले लेते हैं क्या बिना सेलेक्ट हुए? कहता मैं 99 है वो ले लो, 75 से ऊपर, चाहे तेरी परसेंटेज 75 ही हो, एग्जाम क्रैक करो रहा, क्या परसेंटेज के बेस पे लेते हैं? नहीं ना। तो कंपनी कैसे ले लेगी परसेंटेज के बेस पर? आपको आपका घर का टीवी खराब हो गया,
आपको एक बंदा चाहिए जो टीवी ठीक कर दे। आपके घर के बाहर दो आदमी खड़े हैं, एक वो जो कह रहा चिल्ला चिल्ला के भाई साहब मैं अपने कॉलेज में टॉपर था, भले टीवी ठीक करना नहीं आती है, और दूसरा कह रहा भाई साहब टीवी ठीक कर दूंगा आपका, कॉलेज वॉलेज में नहीं गया हुआ हूं मैं, स्किल्ड है। किसको खोल कहोगे कि भाई सही कर दे? आप खुद जो अभी उस मुकाम पर भी नहीं हो, आप चूज कर रहे हो उस आदमी को जिसमें स्किल है, और आप खुद स्किललेस रहकर घूमना चाह रहे हो उसी भीड़ में हिस्सा, जिस भीड़ से शिकायत है। तो बहुत दूर मत निकल जाना भाई घूमते घामते, रियलिटी चेक पे रहना। किसी के कह देने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ तब माना जाएगा। इस शहर में कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मैंने इस शहर में वो रोबोटिक्स की वर्कशॉप इसलिए चालू करी थी क्योंकि मेरे को पता है, जब मैं कॉलेज गया था तो मेरे से पूछा गया था कि आपके इंटरमीडिएट के प्रोजेक्ट क्या हैं, हमें पता ही नहीं था प्रोजेक्ट भी होते हैं, जैसे आपको नहीं पता है। और मैं तो आज से 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 2005 में हुई थी मेरी तो 12वीं। अब आप इमेजिन करके देख लो, आप इमेजिन करके देख लो कि उस टाइम यहाँ क्या रहा होगा, जब आपको आज नहीं पता मोबाइल होते हुए भी। तो हमको यही था, मैंने यार करवाएंगे ना जब बच्चों को हमें पता लगी तो ये रोबोटिक काम क्यों करवाते हैं, आईओटी क्यों करवाते हैं? क्योंकि आपके जैसे बच्चे जब कॉलेज में पहुंचेंगे वो आपसे 4 कदम आगे होंगे, तो वो उनकी लाइन स्टार्टिंग की ही आपसे आगे है, तो वो जीतेंगे तो है ही यार आपसे पहले। उनको जब ये पता है कि ये सब होता है तो उनको और भी चीजें पता होंगी। आप लोग मेरे पोटेंशियल का 1% तो फायदा उठा लो यार, पूरा तो नहीं उठा पाओगे, 1% फायदा उठा लो मेरे पोटेंशियल का, तो आपकी लाइफ बन सकती है, पूरी लाइफ। क्योंकि भैया मैं वो कॉलेजेस में एक कॉल से एडमिशन करवाता हूं जिस कॉलेज में आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है। एक कॉल से एडमिशन होता है, जब काउंसलिंग चल रही हो तो बच्चों को देखना कैसे आते हैं और क्या होता है, यहीं बैठाल के एडमिशन होते हैं, यही इसी जगह पर, यहीं काउंसलिंग होती है, यही इंटरव्यू होते हैं, यहीं से एडमिशन होते हैं। 1% मेरे पोटेंशियल का फायदा नहीं उठा पा रहे आप, पूरा तो नहीं। ये फिजिक्स पढ़ाना तो सेकेंडरी काम मान लेना, मेरा पहला काम ही कैरियर काउंसलिंग का था। किस रैंक पर कौन सा कॉलेज कहां किस ब्रांच पर, एनआईटी नागपुर की इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है, IIIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस अच्छी है क्या? आपको पता ही नहीं, शहर में नहीं पता हुई किसी को। हम जानते हैं क्योंकि मैं 2012 से काउंसलिंग करवा रहा हूं भाई। 2012 में एक कंपनी के लिए करवाया करता था, उसके बाद 2014 में कॉलेज के लिए करवाता था, 2015 में जब से यहां आया हूं अपने लिए कर रहा हूं। और आप जैसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, 2 एग्जाम का नाम जानते हैं, एक नीट का, एक IIT का। मैंने भरवाया सबसे पहले SRM चेन्नई में, धौलपुर में बच्चा गया था, मेरा स्टूडेंट था मुदेश श्रीवास्तव। वेबसाइट खोल के देखना, cmadhaulpur.in, फ्रंट पेज पर उसको का फोटो है। वो मुदेश श्रीवास्तव यही गढ़पुरे का रहने वाला। उसके फादर मदर मान नहीं रहे साहब जी क्या है। मैंने सर कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी है। कि नहीं सर वो IIT तो नहीं है। मैंने IIT से कम भी नहीं है। सर है तो प्राइवेट में, डीम्ड है। यहाँ के लोगों को डीम्ड शब्द का मतलब नहीं पता था कि डीम्ड क्या होता है, नहीं पता था डीम्ड क्या है। मैंने कि मैं बैठा हूं, उसके फादर हमें पहले से जानते थे। मैंने कि आप चिंता मत करो, इसका फॉर्म भरने दो। फॉर्म भरा, उसका एडमिशन कर, उसकी तैयारी करवाई, उसका प्लेसमेंट, उसका हुआ सिलेक्शन, उसकी काउंसलिंग में गया। उसका पहले राउंड या पहले राउंड में नहीं, दूसरे राउंड में उसको कंप्यूटर साइंस मिली। भाई आज USA है, वो 27-28 लाख का पैकेज पर है। यही गढ़पुरे का लड़का यार, कुछ नहीं था, जीरो था, आप ही के जैसा था। पर वो काउंसलिंग का खेल होता है सारा, किस कॉलेज में, कहां पर, किस ब्रांच पे, कौन से कॉलेज में EWS लगाना है और कौन से कॉलेज में हटाना है। ये आपको क्या शहर में नहीं पता होगा किसी को, हम बताते हैं भैया इस कॉलेज में EWS मत लगाना, कैटेगरी है ही नहीं, जिसमें है उसमें लगाएंगे। EWS कैसे बनाना है वो बता देते हैं। किस रैंक का कौन सा कॉलेज है जो जनरल के लिए अच्छा है। कभी नाम सुना है जादवपुर यूनिवर्सिटी? किसके ने सुना है? किस एग्जाम के थ्रू मिलता है, क्या फीस है, क्या प्लेसमेंट है, नहीं पता? अब एक बार जरा गूगल करना आज कि कितनी बड़ी चीज है और हमें पता नहीं है, क्योंकि हम शायद जानना नहीं चाह रहे। एग्जाम होता है WBJEE, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, अलग से होता है एग्जाम। वो एग्जाम के तहत 8 यूनिवर्सिटी मिलती हैं। पहले नंबर पे है। लड़के लगभग उस एग्जाम को, जो इधर नॉर्थ ईस्ट के हैं, नॉर्थ वेस्ट के हैं, वो देते ही उस जादवपुर के लिए ही है। बाकी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और वहां के उधर के बच्चे देते हैं उसको। इधर के बच्चे देते हैं सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी की वजह से, जिसका पैकेज ऑन एन एवरेज 80 से 90 लाख है। हाईएस्ट 1.5 करोड़ का पैकेज गया हुआ था, गूगल लेकर गया था 3 बच्चों को। 80 से 90 लाख एवरेज पैकेज है। फीस पूछो 6,000 सालाना, 6,000 सालाना। करो, थोड़ी सी मेहनत करने पर मिल जाता है। कोई बहुत IIT से, JEE से नीचे पेपर क्वेश्चन आते।
पर भरेगा तो वो जिसको पता होगा। अब जादवपुर यूनिवर्सिटी में पेपर दिया, WBJE में हो गया आपका। अब WBJE में आपका अकेले का थोड़ी ना हुआ होगा, 10,000 बच्चों का हुआ होगा। जादवपुर कैसे मिलेगा WBJE में से? उसमें तो 8 यूनिवर्सिटी है, और उसमें CS कैसे मिलेगा? तो आपको बता दूं, 2019 में, 2022 में, 2023 में, तीनों साल मैंने काउंसलिंग करवाई हुई है। तीनों बच्चे धौलपुर के पढ़ रहे हैं आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस। और 2019 वाला तो बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, वो तो 3rd ईयर में ही प्लेस हो गया था वो बच्चा। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुना। SRM आप लोगों ने सुने होंगे, जो जयपुर बेस्ड है या दिल्ली बेस्ड है। आप लोगों में से नाम सुना है कितने? KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर। 35 लाख का पैकेज है ऑन एन एवरेज, ज्यादा कम हटाओ, ऑन एन एवरेज है। तो उसमें किस कैटेगरी पे क्या सिलेक्शन है, करवाए, काउंसलिंग करता है। ऐसे कहानी देखो, बहुत आसान होता है किसी के लिए कुछ भी कह देना, बहुत मुश्किल होता है उस मुकाम पर अगर मेहनत करके दिखाना। बहुत मुश्किल होता है कि एक बच्चे को पकड़ना कि भाई तेरा मेरा रिश्ता फिजिक्स सब्जेक्ट का है, पर मैं तेरे को उसके आगे तक लेके जा रहा हूं। मेरा काम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स पढ़ाता हूं। हिंदी की क्लास क्यों चल रही है मेरे यहाँ फ्री में? 11th-12th वालों के लिए, 12th वालों के लिए फ्री में इंग्लिश की क्लास क्यों चल रही है? मेरा क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, उसके फीस ले रहा हूं। मेरे यहाँ हिंदी की क्लास फ्री क्यों चल रही है? 10th वालों के लिए तो पूरी फ्री है, और 11th-12th वालों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों फ्री हैं। क्यों? मेरा सब्जेक्ट तो कुछ और है। तो ये समाज सेवा क्यों नहीं होनी चाहिए ना? कोई और करता है, कोई और बंदा अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा दुनिया में, कोई मैथ पढ़ा रहा होगा दुनिया में, कोई बायो पढ़ा रहा होगा दुनिया में, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा होगा। क्या उसने, किसी टीचर ने कभी आपसे कही है कि तुम्हारे लिए हिंदी फ्री, इंग्लिश नहीं? कोई नहीं कहता, सबको अपना अपना लेना देना है। क्यों? किसी ने कहा है कि लाओ मैं तेरे लिए कॉलेज में तेरे साथ चल सकता हूं, तेरी कॉलेज की काउंसलिंग करवा सकता हूं? कोई कहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में एक बहुत सिंपल सा रूल बना रखा है कि दुनिया, या कोई टीचर कह लो या कोई भी बंदा कह लो, जहां फायदा होता है वहां झुकता है। पर टीचर एक ऐसी कम्युनिटी होना चाहिए, है तो नहीं, जो कि बच्चे से बिना लालच के जुड़ना चाहिए उसको, बिना लालच के। कल भी मैंने आपसे कहा था, मैं अपने खानदान की 5वीं पीढ़ी हूं एजुकेशन में, शहर में 5वीं पीढ़ी हूं, और आज भी अपने घर में सबसे कम पढ़ा लिखा हूं। मेरे घर में मैंने मास्टर्स की हुई है, पर मेरे घर वालों ने मास्टर से भी आगे की पढ़ाई करी हुई है, इसलिए। और उस कैटेगरी में मैं अलग हूं, इसलिए मैं, क्योंकि मेरा मेन कॉज आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाने तक का सीमित नहीं है, सब्जेक्ट से बहुत आगे है। वो चाहे कैरियर काउंसलिंग हो, चाहे आपको 11th-12th के लिए, भाई ये प्रैक्टिकल के सामान क्यों रखे हैं, क्यों करवाऊं किसी बच्चे को प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल की फीस तो नहीं ली है मैंने, पर मुझे पता है जिस दिन कॉलेज में गए उस दिन आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, पता होकर के बाकी सब बच्चों को तो पता है कि ये चीज कैसे होती है। हमने कभी देखी नहीं थी, क्योंकि हमारे स्कूल वाले ने कह दी थी कि नंबर मिल जाएंगे। नंबर का नॉलेज से क्या लेना देना प्रभु? नंबर तो आपको बहुत चीजों के मिल जाएंगे, सीखोगे कहां से? दुनिया में हर बार नंबर काम नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूं, स्किल काम आएगी। आपको ये नहीं पता कि डेनियल सेल कैसे बनता है, लेक्लांसी सेल कैसे बनता है, रेंज कैसे निकालते हैं, गैल्वेनोमीटर की, एमीटर की, वोल्टमीटर की। हंसेगी दुनिया आप पर कॉलेज में जाने के बाद कि अगर बोर्ड के नंबर मिल जाते तो क्या बोर्ड की भी नहीं पढ़ाई करते? नंबर लेने की एक लिमिट है, उसके बाद क्या? कॉलेज में बहुत नंबर होंगे, नौकरी नहीं होगी तो क्या? तो कुछ नहीं। घर वाले तब दुनिया देखेगी नहीं 11th-12th में कितने नंबर आए थे, किस प्लेस पर वो आज सक्सेसफुल हो गया नहीं हो। दो चीज, वो नॉलेज के बिना नहीं हो सकता, नॉलेज बिना कॉलेज के नहीं मिल सकती, और कॉलेज बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के नहीं मिल सकता। सब कुछ इंटरकनेक्ट, दुनिया पागल है क्या यार, तो ये सब करवाती है प्रैक्टिकल। ये तो अंधों का शहर है वास्तव में। तो भाई आप समझिए कि आपका मेरा एक जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड एक सब्जेक्ट का नहीं है, वो बॉन्ड एक ट्रस्ट का है कि भाई आपको कॉलेज 11th नहीं, 12th नहीं, 12th के बाद कॉलेज तक साथ देंगे आपका। आप करो तो सही मेहनत यार। आपने खुद पर ब्रेक लगा रखे हैं, खुद पर ब्रेक लगा रखे हैं, बहुत जबरदस्त ब्रेक लगा रखे हैं। इधर बोर्ड क्लास होगी तो पढ़ेंगे, नॉन बोर्ड होगी नहीं पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अरे यार, या कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करेंगे, या प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, या इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अरे तो बढ़ोगे कैसे? ये कैसे बढ़ेगा आपका? फिर तो आप नॉर्मल रह गए भाई। नॉर्मल तो करोड़ों हैं, आप अकेले क्या कर लोगे इस समाज का? फिर तो आप भी उसी भीड़ में शामिल हो ना यार, जिस भीड़ को आप इग्नोर करते हो उसी में आप भी हो। फिर अजीब है, पर थोड़ा सा अपने आप को सोचना। आप रुके हुए, दुनिया नहीं रुकी हुई भाई, दुनिया के बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। आने वाला टाइम बहुत टफ है, बहुत टफ है। और ये सब AI ML और मशीनरी का जमाना है, और आप लोग उसमें पीछे मत रहो, पीछे बिल्कुल मत रहो।
पीछे रहोगे तो नुकसान आपका होगा। यही इवेंट 3500-4000 रुपए का होता है डेली एनसीआर में, सिंगल स्टूडेंट। ये तो मेरे स्टूडेंट है जो आप लोगों को करवा रहे हैं। सिद्धार्थ कल सुरेश ने करवाई होगी ना आप लोगों को ऑनलाइन, ये जो आएगा ये सिद्धार्थ वगैरह सब मेरे स्टूडेंट थे पुराने 2014-15 के, ये करवाते रहते हैं। इसलिए मैं तो आपको ऑलमोस्ट जीरो, इनका बस किट का खर्चा है कि हम तो आने जाने और ट्रेनिंग की भी फीस जीरो है, आप तो किट का खर्चा निकलवा देना बच्चों से, कोई जीरो। आप करके देख लेना कहीं पर, पता बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था। और सोचो 10th-12th का बच्चा जिसका बोर्ड है इस साल यार, वो तैयार है करने के लिए, उसको पता है क्या है कहानी। यार कोई नहीं है, आइंदा कभी कोई इवेंट हुआ करे तो पार्टिसिपेट करना। अब एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम होना जा रहा है 12 तारीख को, देखते हैं। बहुत अच्छा मैं ही करवा रहा हूँ अलग ही उसको, पर देखते हैं क्या। अभी अभी नहीं, उसके लिए बाद में बात करेंगे, जनवरी 3 तारीख को या 2 तारीख को। चलिए लेकिन जरा तो आइंदा थोड़ा सा ना एनर्जेटिक रहा करो, थोड़ा काम वाम किया करो, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो कि आप जैसे नॉर्मल हैं। आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, उस भीड़ में से अलग होना पड़ेगा, खुद को अलग दिखाना पड़ेगा, हैंड्स अप करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई देखेगा नहीं भाई। भीड़ को इग्नोर किया जाता है, भीड़ को सिर्फ इग्नोरेंस मिलता है। आपको अपने हैंड्स पुल करने पड़ेंगे, साहब मैं अलग हूं, मैंने 4 चीजें सीख रखी हैं। नंबरों से काम नहीं चलता, नंबर बहुतों के भाई, मेरे पढ़ाए बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 100 में से 100 यही घूमते रहते हैं, और मुझे दुख होता है कि इस पे मैंने टाइम वेस्ट किया था, क्या करूं इसका मैं। तो अजीब लगता है, पर खैर कोई बात। देखो, इन गैसेस the intermolecular forces are very weak. The intermolecular forces are very weak, and hence they fly very far from each other, very far from each other in all the directions. Full stop. नेक्स्ट लाइन में लिखिए द गैस follows लिखना, द गैस follows some basic properties like फर्स्ट पॉइंट लिखो अगली लाइन में, it has no shape and size, it has no shape and size and can be obtained in any container of any shape and size. सेकेंड पॉइंट लोगों, gas can expand infinitely and uniformly in whole space. थर्ड पॉइंट लिखो, gases can exert pressure on its surrounding. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, gases can be easily compressed or expand. Gases can be easily compressed or expand. फुल स्टॉप। बाकी कल पढ़ते हैं।